कूचों में गलियों में राशन की फलियों में बैलों में बीजों में ईदों में बीजों में रेतों के दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में भूखा राज भर ले 10-12 बार कर ले रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे बस है ना बस है जी जिद है तो जिद है जी किसना यूं ही किसना यूं ही किसना यूं ही बस करिए कोई तो चल जिद पड़िए तुम पे डरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद पड़िए तुम पे डरिए या मरिए चक दे भटक दे इंडिया 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 लड़ती पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के मीठे में सबसे आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए जान हथेली पर लाए हाँ जान हथेली पर लाए ओ तेरी उम्मीद से बढ़कर हम हैं मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम हैं मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर दिल से दिल का बंधन है ताल से ताल का संगम है जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है हसरत से बढ़कर मोदी केयर है चाहत से बढ़कर मोदी केयर है जुनून से बढ़कर मोदी केयर है सपनों से बढ़कर मोदी केयर है परवानों से बढ़कर हम हैं मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम हैं मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर ओके सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक मेरी आवाज जा रही होगी। अगर मेरी आवाज जा रही है तो कोई भी अपना हैंड रेज कर दीजिए। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और चलिए आज की मीटिंग को चालू करते हैं। और आज की मीटिंग एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास, बहुत ही शानदार रहने वाली है। और अभी मैं सुबह उठा तो मैं बाहर का मौसम देखा तो हमने कहा कि इस मौसम में तो इतनी बढ़िया मीटिंग हो सकती है कि शायद उसका अंदाजा जो है कोई जो है किसी को इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी कितनी बढ़िया मीटिंग हो सकती है। और बढ़िया एक चुस्की के साथ जो है, चाय की चुस्की के साथ आपकी जो है आज की मीटिंगें चालू करते हैं हम। और चलिए आज की मीटिंग जो है एक बार फिर से बेहतरीन बनाते हैं। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग अभी उठे भी नहीं होंगे क्योंकि इतना बढ़िया मौसम हो चुका है।
तो आज की मीटिंग को चालू करते हैं और आज की मीटिंग को चालू करेंगे हम एक ऐसी जो है स्टोरी से जो शायद आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, लेकिन वो कहानी जितनी बार हम सुनते हैं हमारे मन में एक नई उमंग बढ़ती है कि हमें अपनी सोच को छोटी नहीं रखना है, या हमें उस दायरे में ही सीमित नहीं रहना है जो दायरा आज तक हम अपने आप को करते हैं, क्योंकि बाहर बहुत बड़ी दुनिया है और बाहर इतनी बड़ी दुनिया है कि शायद हम अ, अभी हमको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। तो गलती से हुआ क्या कि एक बार बाढ़ आई और एक मछली जो है समुद्र की मछली वो किसी तरीके से एक कुएं में पहुंच गई। उसने देखा कि ये तो बड़ी छोटी जगह है और यहाँ पे जो है ये मैं कैसे आ गई। तो उसको एक मेंढक मिला, कहा मेंढक भाई ये बताइए कि इतनी छोटी जगह में आप रहते कैसे हैं? कहा मतलब इतनी छोटी जगह, इतना बड़ा तो है ये। तो बाद में जो है उसने कहा कहा कि नहीं ये तो बड़ी छोटी जगह है। कहा तुम कहाँ से आई हो? यही हमारी दुनिया है और इतनी बड़ी दुनिया है, तुम कहाँ से आ गई? कहा अरे हम जहाँ से भी आए हैं वहां बहुत बड़ा पानी है, बहुत पानी है, यहाँ तो बहुत थोड़ा सा पानी है। हाँ बहुत पानी है। तो मेंढक जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उछल कूद मचाता रहता है, तो मेंढक कूदा, यहाँ से गया वहां कूदा। जब मेंढक कूदा तो मेंढक कूदने के बाद मेंढक ने कहा कि इतना पानी? कहा नहीं उससे और ज्यादा, बहुत पानी है। तो मेंढक ने एक बार और ताकत लगाई, एक बार और कूदा। कहा अच्छा वहां से लेकर के यहाँ तक पानी है? तो मछली ने कहा नहीं 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 मेंढक भैया, और बड़ा है। कहा अरे तुम झूठ बोल रही हो, इससे बड़ी तो दुनिया हो ही नहीं सकती। अब उसने एक और छलांग मारी और कुएं के इस साइड से लेकर के उस साइड पहुंच गया। कहा इतना पानी? कहा नहीं इससे बहुत बड़ा पानी है, इससे तो बहुत ज्यादा पानी है। अरे कहा तुम झूठ बोल रही हो, तुम पता नहीं कहाँ से आई हो, आज तक तुमने हमने तुमको तो यहाँ नहीं देखा। तुम आई तो बाहर से हो, लेकिन हमको लगता है कि तुम पता नहीं किस मेंटल लेवल की हो, पागल हो क्या हो, कि तुम्हारा एक्चुअली मेंटल लेवल ठीक नहीं है, इतनी बड़ी तो दुनिया होती है। मछली ने कहा कि ऐसा है आप मेरे पीठ पे बैठिए और मैं लेके चलती हूँ। मछली समुद्र में लेके गई और समुद्र में लेके जाने के बाद मेंढक की बोलती बंद। अरे दादा, इतना पानी! और फिर जाकर के उसको समझ में आता है कि नहीं दुनिया बहुत बड़ी है। यही सोच हमारे साथ, यही यही हमारे साथ होता है कि जो चीजों को हम एक बार देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उतनी ही सोच हमारी रह जाती है। हम बाहर ना सोचना चाहते हैं, ना जानना चाहते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। एक नौकरी करने वाला इंसान आकर के हमको ज्ञान देता है इस बात का कि बिजनेस कैसे करना है, और हम मान भी लेते हैं। बड़ी बड़ी अच्छी बात यह है कि हम उसकी सलाह मान भी लेते हैं। एक जो नौकरी कर रहा है, अभी कल एक लोग आए, उनके सर में बाल नहीं थे, उन्होंने हमसे कहा कहा सर मेरे यहाँ के एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 3 महीने में बाल उगा देगा। एक किसी थे जो है दूसरी कंपनी के, उन्होंने कहा कि सर मेरे पास एक ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो 3 महीने में गारंटी के साथ बाल उगा देंगे। मैंने उनसे दो क्वेश्चन किया, हमने कहा सर आप कितने महीने से हैं? कहा सर कंपनी लॉन्च नवंबर 2020 में हुई है। हमने कहा इसका मतलब 8 महीने? कहा हाँ सर। हमने कहा सर आप 8 महीने से हैं और कुछ नहीं किया? दूसरा क्वेश्चन भी मैंने नहीं पूछा, मैंने उनके सर की तरफ देख लिया, वो बेचारे उठ के चले गए। तो होता क्या है कि हमें पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी सोच ही उतना ज्यादा नहीं जाती। तो दोस्तों सोच को करिए। और हुआ क्या कि एक बार नदी ने कहा कुएं से, नदी ने कहा कुएं से कि तेरी क्या औकात है। एक बार नदी ने कहा कुएं से कि तेरी क्या औकात है। कुएं ने कहा सच कहती हो बहन, भटकाव और ठहराव में कुछ तो अंतर है। कुएं ने कहा कि सच कहती हो बहन, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क है। तू प्यासा, तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है। सच कहती हो बहन, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क है। प्यासा, तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तू तू ऊपर से नीचे आती हो इसलिए खारी हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर जाता हूँ इसलिए मीठा हो जाता हूँ। तो दोस्तों
यहाँ पे पैसा बहुत आएगा, अगर आप यहाँ पे टिक गए तो पैसा बहुत आएगा। पैसा संभालना फिर भी आसान है, कैरेक्टर नेचर संभालना यहाँ बहुत मुश्किल है। और जिसने अपने नेचर को ए ग्रेड का रखा वो फिर बहुत आगे जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस मीटिंग को चालू करते हैं और एक बार फिर से मैं बुलाना चाहूंगा हम लोग के गुरु, हम लोग के मेंटोर, जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहेंगे। और देखते हैं आज उनकी तर्कस में कौन है। आज उनके तर्कस से कोई एक नया तीर निकलने वाला है। और बिल्कुल बहुत देर न करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हम लोगों के गुरु, हाईएस्ट टाइटल अचीवर इन मोदी केयर, आवर ग्रेट जीबीडी मिस्टर रितेश शुक्ला सर का। ओवर टू यू सर। चलिए विकास जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है। सुबह की बेहतरीन मौसम बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज बहुत जिनका भी आज बर्थडे है, जिनकी भी मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरे और मोदी केयर परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे बहुत सारे लोगों का जरूर है आज बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बहुत बेहतरीन सेशन होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर सारे जेंट्स की मीटिंग हो रही है, लेडीजें कहाँ हैं? मैंने कहा बस वेट करिए, हमारे यहाँ एक से एक लोग हैं जो आप लोगों के सामने आएंगे और उसी कड़ी में आज हम लोग आ रहे हैं कुछ नया लेके। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हम लोगों का काम क्या है। हम लोग वही मछली हैं जो मेढक को अपने पीठ पे बैठा के समुद्र में लेके जाना है। मछली को, मेढक को, और वो मेढक कौन वाला है वो आपको पता होगा। 4 तरीके के मेढक होते हैं। उन चारों मेढक में से कौन से मेढक को आपको उस नदी में लेके जाना, उस समुद्र में लेके जाना है, ये आपको सोचना है। लेकिन आपको बैठाना अपनी पीठ पे पड़ेगा। तो बहुत अच्छी स्टोरी थी विकास जी की, बहुत बढ़िया लगा। और आप सभी लोगों का सुबह सुबह देख के दिल खुश हो जाता है। बहुत सारे लोग अभी भी बिस्तर पे लेटे हुए हैं, उठ के बैठ जाइए। जिंदगी बहुत हसीन है। सुबह तैयार हो जाइए, नहा धो लीजिए, सब कुछ फ्रेश हो जाइए, देखिए उसके बाद दिन बहुत बड़ा लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। और आज मैं ऐसे एक लेडी लीडर से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने मोदी केयर शुरुआत में स्टार्ट किया और उनके बारे में आप उन्हीं से जानेंगे कि उन्होंने कैसे इस बिजनेस को डेवलप किया, क्या समस्याएं आई। हल्की सी शॉर्ट स्टोरी आप जानेंगे, सक्सेस स्टोरी, और क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए लेडीजों के लिए खासकर, क्योंकि उन्होंने इस काम को करते हुए आज इस सिस्टम में है। और सबसे बड़ी खास बात है कि महीने का अगर मैं बात करूं 50,000, 60,000, 70,000, ऑन एवरेज 50 से 60,000, 70,000, 80,000 रुपए महीने अपने घर का काम करते हुए पार्ट टाइम में बना रही, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारी लेडीजें हैं जो अभी अपने आप को नहीं समझ पा रही कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम में आए तो काम भी किया, लेबल भी लिया, लेकिन अभी उनको ये नहीं लग पा रहा है कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने समय को समझा और अपने आप को इतना तपाया, इतना तपाया, इतना तपाया कि आज वो सोना बन के हमारे बीच में है। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, उनमें मैं बुलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा देर न करते हुए एक जबरदस्त तालियां नन अदर मिसेज आराधना साहू जी के लिए। ओवर टू आराधना जी, प्लीज बी कंटिन्यू। गुड मोदी के मॉर्निंग सर। गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि परिचय हो चुका है, सर ने परिचय दिया है और परिचय देना चाहती हूँ। नाम आराधना साहू, मोदी केयर कंपनी से हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सभी लोगों का कि मुझे इस जूम मीटिंग में आने का मौका मिला। और मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मोदी केयर को मैंने नहीं चुना है, मोदी केयर ने मुझे चुना है। बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ मैं। और शुरुआत में करना चाहती हूँ मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ ईश्वर का, जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ पे आऊं, आप सभी लोगों के बीच में अपने आप को प्रेजेंट करूं। उसने मुझे ये काबिलियत दी कि मैं अपने बारे में कुछ बता सकूं, मैं कुछ बन के निकल पाऊं। और दूसरा मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी फैमिली, अपने मम्मी पापा, अपने माता पिता का, सबका, कि जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं लाइफ में कुछ कर सकूं, कुछ आगे बढ़ सकूं, विश्वास किया मेरी बातों पे। और तीसरा मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने अपलाइन मिस्टर महेश कसौधन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे
यहाँ जमीन से उठा के आसमान में पहुंचा दिया। हम क्या थे हमें खुद नहीं पता। जो भी हम होते हैं कहीं ना कहीं हम अपनी वजह से नहीं होते हैं, हमें लाने वाला दूसरा कोई शख्स होता है। और इसके बाद में जिसका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, कोटि कोटि नमन प्रणाम करना चाहती हूँ सर जी को, रितेश शुक्ला सर जी हैं, कि जिन्होंने रास्ते में मैं पत्थर पड़ी हुई थी, जिन्होंने मुझे छीनी हथौड़ी से जिसको कहते हैं ना कि काट काट कर मुझे हीरा बनाया। शायद मैं उस काबिल थी नहीं, लेकिन सब लोगों ने मुझे मिलकर यहाँ तक पहुंचाया है। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसके बाद मैं अपनी सारी डाउनलाइन का धन्यवाद करना चाहती हूँ, दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरी बातों पे विश्वास किया और मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं और खुद अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश में लगे हुए हैं वो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा अपनी स्टोरी के बारे में बताते हैं हम कि हम क्या थे और कैसे यहाँ पे आए और कैसे आज लोगों की जिंदगी में परिवर्तन हो रहा है। खुद तो मेरी लाइफ चेंज हो रही है और साथ में दूसरों की लाइफ को भी हम चेंज करने में जुटे हुए हैं। तो जैसा कि हर लड़की का एक सपना होता है शादी के पहले कि मुझे कुछ करना, मुझे कुछ करना, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो मेरा भी एक सपना था कि मुझे सिंगर बनना है, कुछ ना कुछ करना है, लेकिन एक सपना था कि मुझे सिंगर बनना है। लेकिन कहीं ना कहीं वो माध्यम नहीं था, वो प्लेटफॉर्म नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड भी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं कुछ कर पाती। पढ़ाई करने के दौरान मुझे ये था कि मैं कुछ करूं, कुछ गट्स था मन में। मुझे हमेशा मैं मम्मी पापा से कहती थी मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। तो कुछ नहीं हुआ, जैसे कि हर लड़की करती है, शादी हुआ, शादी के बाद बच्चे हुए, इसके बाद फिर लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक सपना था कुछ करना है, कुछ करना है, लेकिन कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म, कोई अच्छा सा माध्यम नहीं मिलता था कि मैं क्या करूं। तो शादी के बाद जैसा था कि सपने दब जाते हैं सबके, और मेरे भी सपने दब गए, मैं भी अपने फैमिली में लग गई। और जब मैं शादी के बाद मैं कलकत्ता शिफ्ट हुई तो वहां पे मुझे 2003 में ये बिजनेस मिला, मोदी केयर मुझे मिला। तो मेरे पास ऑफर आया, लेकिन फैमिली वालों का कहना था कि अभी नई नई शादी हुई, बच्चे छोटे हैं, कुछ करना नहीं, सिर्फ घर परिवार संभालो, घर गृहस्थी देखो। और ठीक है, तो उनके कहने पे मैं भी चली गई। ठीक है, जाने तो क्या है, तब मैं समझती ही नहीं थी कि मतलब ये कंपनी वगैरह क्या है। फिर इसके बाद फिर समय बीतता गया तो कलकत्ता से मैं शिफ्ट हो गई अपने यूपी में, अपने एरिया में शिफ्ट हुई वहां पे। फिर बच्चे छोटे भी थे। इसके बाद मन था कि कुछ करना, तो आर्थिक स्थिति थोड़ी डगमगा गई थी हमारी। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं जो अपने हस्बैंड की मदद में कर सकूं, कम से कम 1000-2000 आने लगे। तो मैंने सिलाई का काम शुरू किया, मैंने लोगों के कपड़े सिलाई करने शुरू कर दिए। उससे मुझे 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए मुझे मिलने, मैं उसी में खुश होती रही कि चलो मैं कुछ तो कर रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में एक चीज थी कि नहीं, इससे काम नहीं चलने वाला, कुछ और करती हूँ। फिर मैंने एक पार्लर का कोर्स किया, उसको मैं सीखी, थोड़ा बहुत सीखी, कुछ तो अपने माइंड से मैं सीखी। और इसके बाद फिर मैं ब्यूटी पार्लर सीखी, लेकिन हस्बैंड बोले कि जो कर रहे करो, कुछ करने की जरूरत नहीं। पार्लर एक ही शर्त पे खुलवाएंगे कि बाहर निकलना नहीं है, पूरी फैमिली में। और मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती थी वो एक जो चौधरी खानदान था, वहां पे कोई भी लेडीज निकलती नहीं थी और इतना घूंघट हम लोग के सर पे रहता था। तो पार्लर भी मैं खोली, वो भी घर के अंदर पार्लर खोलने का परमिशन मिला और मैं पार्लर चलाती रही। तो फिर भी कहीं ना कहीं एक जो रहता ना कि कुछ ऐसा काम मुझे मिले पार्लर के साथ साथ मैं घर का भी काम करूं, कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि मेरे एक पहचान हो, मान सम्मान बढ़े, मेरा नाम हो। तो ये चीज मन में था। तो उसी दौरान मेरे अपलाइन आए और मुझे मोदी केयर सिस्टम के बारे में बताया मिस्टर महेश कसौधन जी। लेकिन मैंने उनकी बातों पे विश्वास नहीं किया, मुझे इग्नोर करती रही। तो ना तो मुझे मोदी केयर के बारे में पता था, ना मुझे जो कुछ भी बताते थे कि आपको ये फायदा है, जोड़ेंगे ये वो, मुझे 1% नहीं आया। डालेंगे तो मुझसे कहा कि आज मोदी केयर के बहुत अधिकारी आ रहे हैं आपके घर पे। तो अच्छा, आपको बताने के लिए आ रहे हैं। हम कहे देखिए हम तो निकल सकते नहीं, हम कर सकते नहीं, क्यों उनको बुला रखा है, नहीं आप एक बार सुन लीजिए। अब मेरा घर जो था वो बहुत छोटा था, घर से निकलती भी नहीं थी मैं। सर जी लैपटॉप लेकर आए और मेरे घर में मुझे बता रहे हैं। तो सब कुछ बता रहे हैं मुझे, ये है ये है ये है, ऐसे ऐसे करके बता रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ समझ में, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया, 1% मुझे समझ में नहीं आया कि ये सर क्या बता रहे हैं। तो मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाती चली गई, बल्कि मैंने महेश सर से कहा कि मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ नाश्ते पानी का। बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है, वो सब कुछ करके आए हैं, सिर्फ आप इनकी बातों को सुनिए। अच्छा, तो मैंने दिल रखने के लिए महेश सर का, रितेश सर का हाँ हाँ कर दिए। सर जी आए, मुझे समझाएं, और लैपटॉप लेके समझाने के बाद बेचारे चले गए। लेकिन मैं चेहरे का एक्सप्रेशन उनके देख रही थी कि वो कितनी कितनी मतलब कितने शिद्दत से मुझे समझा रहे थे कि ताकि मुझे समझ में आ जाए। लेकिन जब मैं
शादी के पहले मैं कहीं घर से बाहर नहीं निकली, अब मैं किसी अच्छे अच्छे लोगों से मिली जुली नहीं, मैं कहीं जाती नहीं, मुझे क्या समझ में आएगा कि ये मोदी केयर क्या है, ये मीटिंग्स क्या है, ये सेमिनार क्या है, ये जोड़ना क्या है, क्या इसमें प्रॉफिट, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा तो सर चले गए, फिर महेश जी कहें कि आप जाने रहिए, कोई अगर प्रोडक्ट आएगा, मतलब कोई कस्टमर अगर आपके यहाँ आएगा तो मुझे आप मिस कॉल करिएगा, मैं आ जाऊंगा, उनको बताऊंगा, सामान दूंगा। हमने कहा ठीक है आप ऐसे करिएगा। तो एक दिन मेरा कस्टमर आए पार्लर में, उनकी कोई प्रॉब्लम था, तो मैंने महेश जी को तुरंत मिस कॉल किया, वो आए, तो मैं मिस कॉल करती थी, मतलब इतनी स्थिति नहीं थी कि मैं रिचार्ज अपने फोन पे करवा सकूं, क्योंकि किसी तरीके से मैंने फोन को अचीव किया, तो फोन लिया था। तो बोले कि कोई बात नहीं, मिस कॉल कर दीजिएगा तो मैं आ जाऊंगा। तो जब भी मेरे यहाँ कोई कस्टमर आते इनको मिस कॉल करते, आते समझाते और अपना समझा के चले जाते। तो एक दिन ऐसा वाकया हुआ कि कस्टमर आए मेरे यहाँ पे, मैंने इनको फोन किया, ये आए और मेरे ही सामने कस्टमर को इन्होंने 200-300 का सामान दिया, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने दिया, और मुझे कुछ नहीं दिया, सारा पैसा उठा के रख लिए खुद ये। मैं सर, हाँ, तो मुझे एक अंदर से वो लगा, बताइए मेरी वजह से इनका फायदा हुआ और ये मतलब मुझे कुछ नहीं दिया, ये क्या है। अच्छा तो वो चले गए, कस्टमर भी चले गए, सोचती रही कि उसी दिन मेरे दिमाग में ये चीज कर चलता रहा कि सही बात है, सर कह रहे थे जुड़ जाओ, लेकिन चलो देखते हैं, ठीक है चलो जुड़ जाते हैं, डीपीएमआरपी जो है, जो थोड़ा बहुत बीच का मार्जिन वही मिलेगा, कोई बात नहीं, कुछ तो मिलेगा, बैठे बिठाए। हाँ, तो मैंने 7 बजे इनको फोन किया, उसी दिन की बात है, 7 बजे फोन किया, हमने कहा आ जाइए, जो आप जुड़ने के लिए कह रहे थे, ठीक है हम तैयार हैं जुड़ने के लिए, 5,000 तैयार है और आ जाइए। कहें क्या क्या थे, हमको जो समझ में आया लेते आइएगा, फिलहाल मुझे कुछ पता नहीं है। 7 बजे का टाइम था शाम को, और लाइट भी नहीं थी, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज था। वो आए, गर्मी का महीना बहुत ज्यादा था, लेकिन वो कहते हैं ना कुछ करने के लिए मौसम नहीं, मन होना चाहिए। तो मैंने उनको बुलाया और इसके बाद सारा सामान वो मुझे बताएं, डीपीएमआरपी क्या होती, कितनी गैपिंग होती, ये भी मैं बहुत थोड़ा थोड़ा समझ रही थी। अब पीवी बीवी ये सब कुछ भी मेरे समझ में नहीं आया। सिर्फ मुझे इतना पता था कि बेच के सामान में मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, ये चीज मुझे एक लाइन समझ में आया। तो वो दे के चले गए, 5,000 लिया उन्होंने, चला गया, किट दिए, सामान दिए, सब कुछ दिए वो, और बोले कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे लगेगा, ये प्रोडक्ट यहाँ पे लगेगा। इसके बाद मैंने शुरू किया। फिर मेरे यहाँ कस्टमर आए तो किसी को सेवा हुआ था, किसी को कुछ था, तो मुझे तो कुछ नॉलेज थी नहीं, मैं इनको बुलाती थी और जब मैं सामान भी देती थी, किसी को निगेटिव रिजल्ट आता था, वो आके वापस की, बोली कि भाभी मुझे ये चीज सूट नहीं कर रहा है। तो हम कहे अरे ये चीज तो कैसे सूट नहीं कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। फिर महेश जी को फोन करती थी, वो बोलते थे नहीं ये चीज लगाई अच्छा है। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा। फिर फिर महेश जी का उन्होंने कहा कि मीटिंग चलिए, साईं प्लाजा में अकबरपुर में इसकी मीटिंग होती है, आप चलिए। हम कहे नहीं, मीटिंग में हम नहीं जाएंगे, हम जो करना घर से करेंगे, हम मीटिंग में नहीं जाएंगे। तो इन्होंने कहते हैं ना कि अपलाइन आपके पीछे बार बार पड़ता है, तो ये कुछ बोलते नहीं थे, सिर्फ इतना करके चले जाते थे, फिर फोन करते थे और मैं इनका फोन भी नहीं उठाती थी। और जब भी फोन आता था मैं बच्चों को फोन देती थी और मैं कह देती थी, कह देना कि मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी बीमार है, सर में दर्द है, पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, ये कहती थी। अच्छा तो बच्चे कह देते थे, लेकिन वो भी कम नहीं थे, उनको भी पता नहीं क्या मेरे अंदर दिख रहा था। तो वो आते जाते जब भी मीटिंग में जाते थे मेरे यहाँ आते थे, मुझे देखने, देखिए झूठ बोले सही बोले, ऊपर कमरे तक चले जाते थे वो। अब जब जाते थे मेरी चोरी पकड़ी जाती थी, मैं बहाना बनाती थी, आलस लग रहा है, ये हो रहा है, बोले नहीं चलिए चलिए। फिर मैं 1-2 दिन 3 दिन अवॉइड करती रही। फिर एक दिन ऐसा है, कहीं नहीं आप चलिए, जो है आप देखिए क्या होता है। अच्छा इनके रिक्वेस्ट करने पे मैं गई मीटिंग में, और मुझे भी बचपन से एक ख्वाहिश थी कि मीटिंग में क्या होता है, सेमिनार में क्या होता है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना जुलना, सारी चीजें। तो मैं मीटिंग में गई, वहां पे जब मैंने देखा कि साईं प्लाजा में कुर्सी ढेर सारा लगा हुआ, लेकिन लोग कम है और कोई भी लेडीज नहीं थी, सिर्फ मैं थी और अपने एक डाउन मेरे एक कस्टमर थी, उसको लिवा के मैं गई थी पहली बार मीटिंग में। तो जब मैंने देखा कि इधर डीजे साउंड रखा, सामान रखा हुआ है, रितेश सर थे, महेश सर थे और 4-5 लीडर और थे यहाँ पे, तो मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा। वहां पे जब डीजे साउंड बज रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं घर के जो निगेटिव माहौल है उससे निकल के मैं पॉजिटिव वे में आ गई हूँ। तो वो पहले दिन का जो सेमिनार मुझे मीटिंग था, जिसकी कम लोग ही आए थे, उसमें 15 से 20 लोग सिर्फ आए थे, और उसमें रितेश सर बता रहे थे, महेश सर थे और शायद से मंगल पांडे भी थे, शायद प्रदीप भार्गव सर थे, उतना मुझे अच्छे से याद नहीं है उनका फेस, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां से मैं आई, मैंने अपने घर में अपने हस्बैंड से कहा कि आज मैं मीटिंग में गई थी, महेश जी के साथ में ये हुआ। तो बोले हस्बैंड मेरे कहाँ जाके फंस गई, अरे वो तो मुझे सामान दिए थे, शैम्पू दिए, मुझे सूट नहीं किया, तुम कहाँ जाके फंस गई, कुछ होने वाला नहीं है। और यहाँ दोस्तपुर में बहुत सारे लोगों को उन्होंने ज्वाइन कराया, लेकिन किसी का कोई सक्सेस हुआ नहीं, सब लोग फेल हो गए। बगल के ये जुड़े थे, वो जुड़े थे, कोई फायदा नहीं, तुम जो कर रही वही करो और ज्यादा पैर मत फैलाओ। अच्छा मैंने उनकी बातों को लिया, कुछ बोलने नहीं, हम जवाब नहीं दिए। फिर इसके बाद फिर मीटिंग होने लगा, तब मुझे इंटरेस्ट आने लगा।
तो मैं धीरे धीरे जाने लगी। तो कभी कभी ऐसा होता था हस्बैंड मुझे गुस्सा होने लगे मत जाओ, तो मैं उनसे बहाना करके जाती थी कि मैं जा रही हूँ अकबरपुर में शॉपिंग करने, खरीदने जा रही हूँ कुछ। तो मैं जाती थी, इसी बहाने में मीटिंग देखने के लिए जाती थी। और मैं समय से पहले घर पे आ जाती थी, उनके आने से पहले मैं घर पे आती थी, घर का काम धाम करती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे। और करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि मीटिंग में लेट हो गया। मैं महेश जी के साथ में मीटिंग गई, बारिश का मौसम था और बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। मीटिंग में गई तो मेरे हस्बैंड को गुस्सा आ गया क्योंकि मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, उसको मेरी जरूरत थी। तो वो दरवाजा ही नहीं खोले, दरवाजा बंद कर दिए, बोले कि जाओ तुम मीटिंग कराओ, तुम घर से बाहर ही रहो, तुमको घर के अंदर नहीं आना है। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया उस टाइम। और सोचिए एक लेडीज को कितना इंसल्ट फील होगा जो घर के बाहर खड़ी है और उसके हस्बैंड दरवाजा बंद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इमोशनली फील होने लगा मुझे उस टाइम में। मैं बता नहीं सकती वो वाकया जो है। तो किसी तरीके से उन्होंने फिर बच्चों की रिक्वेस्ट पे कि हाँ डैडी दरवाजा खोल दीजिए, मम्मी आई हैं। और मैं आई और मेरे हस्बैंड ने मुझे खूब सुनाया। लेकिन क्या है ना कि अगर कहीं भी अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में या किसी भी मैटर में अगर दो लोग अगर झगड़ा करते हैं तो मैटर भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। तो जब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तो मैं वहां पे चुप रहती थी, जब भी वो मुझे बोलते थे तो मैं चुप रहती थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं भी वहां पे बोलूंगी तो लड़ाई होगा और मेरा जो काम है वो आगे नहीं बढ़ेगा। और एक चीज ये भी समझ में आया था, मीटिंग में बताया जाता था कि अगर हस्बैंड वाइफ झगड़ा करें या हस्बैंड अगर आपको बोले कि मायने ये रखता था कि मीटिंग मैंने देखा, मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली वालों ने नहीं देखा है, ये सोच कर मैं चुप हो जाती थी। तो कंटिन्यू इसी तरह सिलसिला चलता रहा। फिर इसके बाद वाकया हुआ कि बनारस में सेमिनार था, वहां भी मैं गई, वहां भी हस्बैंड नाराज थे, बहुत उल्टा सीधा मुझे बहुत ज्यादा बोलते थे। और मेरी फैमिली के लोग भी बोलते थे, मेरी फैमिली के लोग तो ऐसा ऐसा बोलते थे कि नाम नहीं लूंगी, बहुत जिसकी मैं रिस्पेक्ट करती थी, जिसको मैं माँ मानती थी, वो मुझे बोलती थी कि जिस गली में मैं नहीं घुसी हूँ ये गली गली जो है सामान बेचती, इनको शर्म नहीं लगता, पूरा इज्जत डुबा के रख दी है, सारा जो बना बनाया नाम था पूरा डुबो के रख दी है, कोई इज्जत छोड़ी नहीं, नाक कटा के रख दी है। सारे लोग बोलते थे घर में, मतलब फैमिली मेंबर में कोई ऐसा शख्स नहीं बचा था कि जो मुझे ताने ना कसे। पूरे घर परिवार फैमिली पटीदार सब लोग मुझे, टोले मोहल्ले के सब लोग बोलते थे। और जिस एरिया से मैं बिलोंग करती थी वो बहुत ही छोटा सा एरिया दोस्तपुर का एरिया था, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पर्दा था। तो जाहिर सी बात है क्योंकि मैं किसी को जवाब नहीं देती थी, मेरी एक आदत शुरू से थी, मैं घर में भी सबसे बड़ी थी, मायके में भी मैं किसी को जवाब नहीं देती थी। एक पेशेंस मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, मैं किसी को जवाब नहीं देती थी उस टाइम। और यहाँ तक कि अगर मैं मीटिंग में जाती थी तो मेरे घर वाले मेरे पीछे जासूस छोड़ते थे कि ये कहाँ आती है कहाँ जाती है, इतना तो लोग मेरे पीछे करते थे। तो बाद में वो शख्स जब मुझसे कहता था जाओ जाओ मैं आपके पीछे ये छोड़ा हूँ, देखती हूँ आप कहाँ जाती हो, तो हम भी जवाब देते थे कि ठीक है आप मेरे पीछे जासूस लगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कहाँ आती हूँ कहाँ जाती हूँ, आप आओ मेरे साथ 2-3 घंटे बैठो तब समझ में आएगा कि मैं कहाँ जाती हूँ। तुम भी आओ, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि जब मैं गलत कर नहीं रही हूँ तो मुझे डर किस बात का है। ठीक है जासूस लगा दो, कुछ भी लगा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने सारी लोगों की बातों को अवॉइड किया, मैं लगातार अपने काम करती रही। और जब भी मुझे रिजेक्शन मिलता था फील्ड में तो मैं बस रोती थी। एक चीज आता था कि मैं सिर्फ रोती थी और महेश जी को मैं बताती थी फोन करके कि मुझे आज उन लोगों ने ऐसा कहा ऐसा कहा, तो मुझे समझाते थे कि जाने दीजिए, कह रहे हैं कहने दीजिए, आप आगे बढ़ी करते रहिए। तो उनका एक जो बात था ना वो मुझे हौसला देता था कि चलो कोई बात नहीं। फिर मैं रात में रोती थी, अपने आप रोती थी, भगवान में मंदिर के सामने मैं रोती थी, भगवान ये मैं कौन सा काम शुरू कर दी हूँ कि लोग मुझे इतना कह रहे हैं लोग कि पार्लर तो चलाती हो, इतना आता है, इस चौक में तुम्हारा घर है, पार्लर है, क्या कमी है, क्या दिक्कत है, तुम क्यों बार बार बाहर निकल के जाती हो, तुम्हारा इतना अच्छा बढ़िया ब्यूटी पार्लर है, चलाओ इसी को। तो लोग इस तरीके से ताने मारते थे। तो भगवान के सामने भी रोती थी, भगवान भी यही कहते होंगे, ये सोचती थी मैं भगवान के सामने रोज रोज जाती हूँ, भगवान भी यही कहते हैं जब देखो अपना रोना लेके आ जाती है, आज ये प्रॉब्लम तो आज ये प्रॉब्लम, आज तो भगवान के सामने भी मैंने रोना छोड़ दिया, लेकिन रोती थी उनकी तस्वीर के सामने ही रोती थी। फिर भी ये करके मैं रोती थी, मैं किसके सामने रो, खुद रोती थी, खुद उठती थी, खुद चलती थी, खुद संभलती थी। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा चलता रहा। फिर इसके बाद बनारस सेमिनार था, मैं गई वहां पे महेश जी के साथ में, और मुझे ये बताया गया कि बहुत सारी लेडीज हैं जो सेमिनार में चलेंगी। तो जब मैं वहां स्टेशन पे पहुंची तो अतुल त्रिपाठी सर थे, मैं मालीपुर से गई तो मैंने कहा मैं अकेली लेडीज हूँ, आप सारे लोग जेंट्स हैं। तो अतुल त्रिपाठी सर ने एक ही बात मुझे कहा, मुझे उनकी एक बात याद है, मालीपुर स्टेशन पे हम लोग थे, बोले कोई बात नहीं आप लेडीज हैं, देखिएगा आप सबसे आगे जाएंगे, आप टॉप पे रहेंगे, कोई बात नहीं आप ऑलराउंडर हैं। तो वो मुझे ये बात बोले थे। तो ये उनकी बातें ये मुझे याद थी अतुल त्रिपाठी सर की। तो मैं करती रही, बनारस से मैं आई, सेमिनार अटेंड किया, मैंने कहा अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैं समीर मोदी को देख कर आई थी,
इतनी सारी भीड़ देख कर, स्टेज पे लोगों को देख कर आए थे, लोग डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता था कि मैं इतनी कम पढ़ी लिखी हूँ, एजुकेशन भी मेरी ज्यादा नहीं है, ज्यादा मुझे बोलना भी नहीं आता है, मैं इंटेलिजेंट भी ज्यादा नहीं हूँ, मेरे पास पैसा भी नहीं, मेरे पास स्कूटी भी नहीं है, मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। तो मैं वहां से आई, मैंने कहा कल से अब मैं बहुत अच्छे से शुरू करती हूँ। और जैसे ही मैंने सोचा कि कल से मैं रक्षाबंधन का दिन था और मैं मैके जाती हूँ, बताती हूँ मैं, तो दूसरे दिन क्या हुआ, राखी का दिन था, मेरे हस्बैंड को बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया। आप सोच लीजिए कि उस टाइम मेरे ऊपर क्या, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा था कि जब जब मैं कोई अच्छा काम शुरू करने जाती हूँ, कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इतना बड़ा एक्सीडेंट कि उनका पैर पूरा फ्रैक्चर हो गया था, टूट गया था, और मुझे लखनऊ लेके शिफ्ट होना पड़ा, 13-14 दिन मुझे वहां रहना पड़ा। लेकिन मैं ये देख रही थी कि जब मैंने कोई काम नहीं किया, मैं थोड़ा थोड़ा सिर्फ सामान सेल करती थी, जो मुझे प्रॉफिट आता बस मैं वही करती थी। एक दो लोगों को मैं ज्वाइन कराई थी, वो लोग सिर्फ सामान लेते थे, तो मुझे थोड़ा बहुत जो पैसा आता था वही मुझे आ जाता था, मैं उसी में खुश रहती थी। मेरा जो पहला चेक था वो 347 रुपए का था मेरा, और मुझे अच्छा लगता था जब चेक मेरे नाम से आता था। तो एक्सीडेंट उनका हुआ, मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया, कोई बात नहीं, चलो वो भी दिन बीत गया। और जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो उसी में मैं डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हो गई थी, साबुन मंजन तेल शैम्पू मैं लोगों को देती थी। तो एक एक दिन ये वाकया हुआ कि घर में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, तो लिपस्टिक, मोदी केयर का पेस्ट, साबुन बेच के मैं किसी तरीके से उनकी घर का खर्चा मैं मैनेज करती थी, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गई थी मुझे। तो सिलसिला चलता रहा, हस्बैंड भी ठीक हुए। फिर कैल्शियम मोदी केयर का था, मैंने रितेश सर से संपर्क किया, कैल्शियम दिलवाई, मैं महेश सर से संपर्क की, मैंने दिलवाया। मेरे हस्बैंड भी देख के पॉजिटिव हुए कि कम से कम मैं बिस्तर पे था 6 महीने मेरे हस्बैंड बिस्तर से हिले नहीं है, मैं दिन रात उनकी सेवा करती रही। और उन्होंने जो, मेरे हस्बैंड ये सोच रहे थे कि जो मैं इतना ताना मारता हूँ अपनी वाइफ को, वो वाइफ मेरे लिए क्या कर रही है। तो ये चीज हुआ और मेरे हस्बैंड भी खुश हो गए और वो ट्रस्ट करने लगे मुझ पर। फिर इसके बाद फिर करती मोदी केयर, और हस्बैंड का भी धीरे धीरे सपोर्ट मुझे मिलने लगा। तो जो मैं पहले मुझे गुस्सा करते थे, वो गुस्सा नहीं करना शुरू किए। इसके बाद फिर करती मुझे अच्छा लगने लगा। लेकिन जो मेरे टोले मोहल्ले वाले ना, वो मुझे ताना मारते रहते थे कि कहाँ आप फंस गई हो। तो फिर मैं, जब मेरा मोदी केयर अच्छा जाना शुरू हुआ, तो ट्रिप जब आती रही, तब मैं कहती थी नैनीताल का ट्रिप आया था, मैं सबको करवा देती, मेरा खुद नहीं हो पाता था। और उस टाइम में प्रेग्नेंट हो गई मैं, अब प्रेगनेंसी में मैं कैसे काम करूं। लेकिन 7 महीने तक मैंने लगातार प्रेगनेंसी में भी काम किया। मैं अपने दोस्तपुर से जाती थी, क्योंकि तब दोस्तपुर में कोई डिग्री सेंटर नहीं हुआ करती थी। कटेहरी में जाती थी, दो झोला सामान लेती थी रितेश सर के यहाँ से, सामान लेके फिर मैया बाजार जाती थी, वहां पे सामान दे के, वहां मीटिंग करा के मैं, इसके बाद वहां से मैं पैसे लेके रितेश सर के यहाँ आती थी, मैं पैसा देती थी, वहां पे जमा करती, फिर वहां से मैं कटेहरी से मैं ऑटो पकड़ के मैं अकबरपुर से दोस्तपुर, मैंने ये सब स्ट्रगल किया है। अब मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी कि चलो स्ट्रगल मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को कुछ करके दिखाना है। जब मैं कर ही रही हूँ, मैं अच्छे से करूँ। तो मैंने 7 महीने तक पूरा काम किया, जो कि जब भी मैं मीटिंग में निकलती थी, उस दौरान जैसे मैं घर से निकलती थी, मुझे 9 दिन का नवरात्रि व्रत रहती थी, मुझे उल्टी भी हो जाती थी, कुछ दूर में पहुंचती थी मुझे उल्टी भी हो जाती थी। मैं सोचती थी कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। फिर मैं एक दिमाग में आता था कि अरे जो लोग को मैं मीटिंग में इनवाइट की हूँ, दीपमाला जी मीटिंग रखी है, रेणु जी मीटिंग रखी है, जो उनके गेस्ट आएंगे वो क्या सोचेंगे कि मैं मीटिंग में नहीं आई, तो मेरा इंतजार करेंगे। तो मैं जाती थी किसी भी तरीके से, मैं किसी भी हालत में जाती थी, लेकिन ये मैं कभी किसी को एहसास नहीं होने देती थी कि मैं, मुझे उल्टी हुआ, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान, मैं मीटिंग करा के आती थी मैं। तो इसे कहते हैं स्ट्रगल का टाइम। वो सब कुछ मैंने फेस किया, सब कुछ होता चला गया। फिर रितेश सर, महेश सर ने मुझे मिलके मेरा हौसला बढ़ाया कि कोई बात है, 3-4 महीने का आपको हम बेड रेस्ट देते हैं, आप घर पे रहिए, कोई दिक्कत है, टीम को हम लोग संभाल लेंगे। वो लोग टीम को संभाले। फिर मैं जब डायरेक्टर बनी, 24 दिन का मेरा बेटा था, सीजर से हुआ था, मैं 24वें दिन मैं मीटिंग में अपने बच्चे को लेके गई, अपने हस्बैंड को लेके गई मैं स्टेज पे। और उस दिन स्टेज पे जब मेरे हस्बैंड को मेरे साथ में डायरेक्टर के रूप में सम्मानित किया गया, ओपी उत्तम सर आए थे, उन्हें माला पहनाया, सम्मानित किया, तब मेरे हस्बैंड का हौसला और बढ़ गया। तब इसके बाद से कुछ नहीं बोले, वो पूरा सपोर्ट करने लगे मेरा। और इसके बाद मैं डेली निरंतर लगातार मैं काम करती रही। और इसके बाद मैं करते करते विदेश यात्रा का ट्रिप जब भी आता था, मैं हमेशा मिस कर जाती थी कि क्यों नहीं मुझे मिल रहा, कहाँ से मेरी गलती है। दोस्तों, इस सिस्टम में यही कि अपनी नॉलेज को बढ़ाना। तो शायद कहीं ना कहीं मेरी नॉलेज कम थी। शायद जब महेश सर मुझे बोलते थे कि आप किताबें पढ़िए, तो उनके सामने मैं बोल देती थी कि मैं हाँ पढ़ रही हूँ, लेकिन कहना मैं नहीं पढ़ती थी। मैं अपनी गलती मानती थी कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं शायद मेरी गलती थी ये। तो मैं करती रही इसी तरीके से मैंने 4 सालों में, ना तो मेरे पास स्कूटी थी, ना ही मेरे पास बाइक थी, और ना ही मेरे पास 4 व्हीलर था, ना ही मेरे पास पैसा था, ना ही मेरे पास किसी लोग को मैं जानती थी, अपने एरिया में किसी को मैं जानती नहीं थी।
और मैंने डायरेक्टर भी किया। फिर 1 साल बाद मैं सीनियर डायरेक्टर हुई, इसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुई, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुई, इसके बाद प्लेटिनम हुई, और आप सब देख रहे हैं कि आज मैं आपके सामने क्या हूँ। तो दोस्तों कुछ करने के लिए मौसम नहीं मन होना चाहिए। अब मैंने इस सफर को पैदल चल चल के इस सफर को यहाँ तक मैंने बीट किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास स्कूटर नहीं है, मेरे पास 4 व्हीलर नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं कहाँ से शुरू करूं। दोस्तों मेरे पास भी कोई पैसा नहीं था, सिर्फ मेरे पास टैलेंट था, मेरा जज्बा था, जुनून था कुछ करने का। जो लोग मुझे रिजेक्शन किए हैं उन लोगों को मुझे जवाब देना है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि मैं कई लोगों के घर गई, और एक बहुत बड़ी पार्लर वाली थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। और जब मैं उनके पास में गई प्लान लेके, तो वो टाइम दी थी मुझे 6 साढ़े 6 के बीच में आना है। अगर आप इतनी टाइम अगर आ जाती हैं तो मैं अपने हस्बैंड से आपको मिलवा दूंगी। इसके बाद मैं कुछ सोचूंगी ज्वाइन करने के लिए। तो मुझे लेट हो गया, और मैं 6:45 बजे उनके घर में पहुंची। मैं जब मैं 6:45 बजे पहुंची तो मुंह बनाने लगी कि आप इतना लेट है, मैंने आपको 6:30 बजे कहा था, 7:45 बजे अच्छा। फिर मैं दूसरे दिन उनके यहाँ पे गई, उनके पार्लर में बैठी, उनके यहाँ कस्टमर भी आए थे, बता रही थी उनको। तो उन्होंने मेरी इतनी भयानक इंसल्ट की कि जाइए निकलिए मेरे पार्लर से, मैंने आपको कह दिया ना। कोई बात नहीं, मैं बुलाई थी, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे नहीं जुड़ना है, मुझे आज के बाद सामान मत दिखाइएगा, जाइए आप। मुझे उसी टाइम रोना आ रहा था, लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया अपने आप को। इतना इंसल्ट, इतनी मेरी इंसल्ट, मैं शायद कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी उस चीज को। तो मैंने उनके चेहरे पे हंस के कहा कोई बात नहीं मैम, आपके पार्लर में भीड़ है, मैं फिर कभी आती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मैं चलते। मैंने उनसे मतलब अपने चेहरे पे बिल्कुल सिकन नहीं आने दिया, तो मुझे बुरा लगा है। इसके बाद मैं वहां से चली आई, लेकिन एक कमिटमेंट मैंने वहां से आके किया। घर पे आके खूब रोई कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है ना, मैं उनको मोदी केयर की कार के साथ में, मिठाई के साथ में, चश्मा लगा के, बाल खोल के न मैं उनके यहाँ गई तो मेरा नाम नहीं। आज से 2 साल 3 साल पहले मैंने साई प्लाजा स्टेज पे भी मैंने ये बात बोली थी। और एक जगह से रिजेक्शन नहीं, मेरी इंसल्ट कई बार लोगों ने किया। एक जगह मैं और गई थी अपने एरिया में, वो पुलिस विभाग में थे, वो भी कहें कि अरे मोदी केयर मैंने करके छोड़ दिया, मेरे कई दोस्त लोग करके छोड़ दिए, निकलिए मैडम यहाँ से, निकलिए यहाँ से, दोबारा दिखाई मत पड़िएगा यहाँ पे, क्यों आई वहां, यहाँ पे क्यों आई, मतलब कि सामान उठाइए, तुरंत निकलिए, नहीं तो मैं आपको यहाँ से निकाल दूंगा। उसने भी मेरी इंसल्ट की, वहां भी मुझे रोना आया, लेकिन मैं रोई नहीं वहां पे। सिर्फ मैंने अपने अपलाइन महेश जी को फोन किया, तो वो भी मुझे हौसला दिए, फिर मैं वो भी फोन रख दी। मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं किया, मैंने कहा अब लगता छोड़ना पड़ेगा मोदी केयर, अब मेरे बस की बात नहीं है। दूसरा रिजेक्शन था वहां पे। तीसरा रिजेक्शन अकबरपुर में एक लोगों के यहाँ गई, जो कि पहले उसकी मैडम सामान मैडम बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका हस्बैंड, जब मैं गई दूर से करा, ने निकलो निकलो मोदी केयर वाले निकलो, नहीं कोई नहीं बुला, निकलो यहाँ से, बाहर से उसने अपने घर में आने से, एंट्री करने से मना कर दिया, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, बड़ी आई मोदी केयर, जब देखो चली आती है मुंह उठा के। हाँ, तो वो बहुत पैसे वाले थे, वहां भी मैंने कमिटमेंट किया कि ना अपनी कार के साथ मिठाई के साथ में आई तो मेरा नाम नहीं। दोस्तों इन लोगों का नाम मैंने, लोग कहते हैं डायरी में, मैंने डायरी में नोट नहीं किया है, यहाँ पे इन लोगों का नाम मेरे दिमाग में छप गया है। और जिस दिन, बहुत जल्द ही मैं इसी साल अपनी कार लेने वाली हूँ, और जिस दिन मेरी कार आएगी, चश्मा लगा के, बाल खोल के, मिठाई लेकर उसी कार से उतर के उन लोगों के यहाँ जाऊंगी। 3-4 लोग ऐसे हैं कि जिनको मैंने मुंह पे कोई जवाब नहीं दिया, मुंह पे, और इस सिस्टम में यही, सिस्टम भी यही कहता है कि आप तुरंत मत बोलिए, आप सामने स्माइल करिए कि आपको बुरा नहीं लगा, कुछ मत बोलिए वहां पे, चाहे आपके हस्बैंड के बीच में कुछ भी हो जाए, चाहे फैमिली के बीच में कुछ भी कोई कर रहा है, चाहे कोई कहीं भी, अपना व्यवहार बनाइए और उन लोगों को कुछ मत बोलिए। सिर्फ मन में अपने लिए जिसने एक्ट किया है ना, उसे मैं टॉप पे आके दिखाऊंगी, मिठाई खिला के दिखाऊंगी, लीजिए मुंह मीठा करिए। अगर आपने मुझे रिजेक्ट ना किया हो तो शायद मैं इस पोजीशन पे ना होती। ये मेरा एक कमेंटमेंट, बार बार मुझे ये सपना आज भी रात में सोते क्लिक करता, कब मेरी गाड़ी आएगी और कब मैं उन लोगों को जवाब जाके दूंगी। तो सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है दोस्तों, सफलता हमसे मांगती है त्याग, सफलता हमसे मांगती है संघर्ष, सफलता हमसे मांगती है बलिदान, सफलता हमसे मांगती है हमारा नींद चैन, कि आप अपना नींद त्यागो, आप अपना चैन त्यागो, तब मैं आपके पास आऊंगी। मुझे एक चीज समझ में आई कि सफलता की अगर कुछ हमसे मांग रहे तो मुझे देना चाहिए, तब सफलता आएगी। हमारी सफलता नहीं मिलती दोस्तों। और मैंने बहुत सारी चीजों को झेला है, बहुत ज्यादा। अभी मैं मीटिंग कराने गई थी 1 साल पहले, 4-5 किलोमीटर तक मैं पैदल चली, वहां पे कोई साधन नहीं, बहुत इंटीरियर जगह पे दोस्तों। तो ये सब कुछ झेलना पड़ेगा आपको, इतनी आसानी सब कुछ, मेरे पैरों पे छाले निकल आए थे मेरे। तो जब मैं अपने हस्बैंड को बताई तो मेरे हस्बैंड कहे बताना नहीं चाहिए, मैं गाड़ी लेके आ जाता।
तो मैं रोने लगी। मैंने कहा पता नहीं आप आते कि नहीं, आप डांटते कितने इंटीरियर जगह में क्यों मीटिंग कराने गई। ये सारी चीजें हैं। और हमारे इस जगह पे पहुंचने के लिए हमारे अपलाइन लोगों का बहुत सपोर्ट, हमारी फैमिली का बहुत सपोर्ट, हमारे बच्चे भी मेरा सपोर्ट करते हैं। और अब किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब जो भी मैं कर रही हूँ मुझे लग रहा है कि मैं समाज के लिए अपने और मैं अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मोदी केयर करके। और मैं चाहती थी कि मोदी केयर में मुझे विदेश यात्रा मिले, इंडिया ट्रिप मिले। तो जब भी कोई ट्रिप आती थी मुझसे मिस हो जाती थी दोस्तों कि मुझे ट्रिप क्यों नहीं मिल रही है। तो जब भी कोई ट्रिप आती तो मैं काम नहीं करती। लेकिन जब मैंने सीरियसली काम करना शुरू किया, तो जब मेरी पहली ट्रिप विदेश यात्रा में भगवान से यही कहती थी कि हे भगवान, कोई भी इंडिया ट्रिप दे दो, मुझे विदेश यात्रा दे दो, मुझे विदेश यात्रा टाइम दे दो। मतलब मैं कब विदेश यात्रा करूंगी, कोई भी ट्रिप दे दो मुझे, छोटा मोटा दे दो, मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। तो भगवान ने कहा तथास्तु। वो कहते हैं ना कि तथास्तु। तो जब मुझे पहला विदेश यात्रा मिला तो मैं इतनी ज्यादा खुश थी जिसका कोई हद नहीं है। और जब भी मैं लोगों के पास विदेश यात्रा का लेके जाती थी, देखिए मैं, भाभी जी देखिए विदेश यात्रा मिलता है, इंडिया ट्रिप मिलता है इसमें, तो कहते थे अरे पहले ही बताइए आप कहाँ घूमी, आपको इंडिया ट्रिप ली कि नहीं, आपको विदेश यात्रा ली कि नहीं ली। तो मैं बोलती थी हाँ हाँ मेरा हो जाएगा, हाँ हाँ बस मैं कर रही हूँ ना, हो जाएगा एकदम हो जाएगा। जो कि मेरा कहीं से कोई चांस ही नहीं था। मैं सिर्फ बात, वो हमारे अपलाइन हमेशा कहते हैं ना कि हमेशा हमें पॉजिटिव बोलना चाहिए, क्योंकि जब हमेशा पॉजिटिव हम बोलेंगे तो सब ऋषि बैठे रहते हैं, हमें कहते हैं तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो हमेशा तथास्तु वाला जो आशीर्वाद था शायद कहीं कहीं मेरे कंधे पे वो आ गया था, जो कि मेरा कहीं से कोई वो नहीं था कि हाँ मेरा हो जाएगा। मैं सबसे झूठ मूठ बोलती थी तसल्ली के लिए, कम से कम लोग मेरे साथ जुड़ जाए, मेरा सम्मान ले लें। तो लोग मेरा कहते थे कि पहले आप आइए करके दिखाइए फिर मैं आऊंगी आपके साथ में। तो दोस्तों मैं हमेशा यही बोलती थी हाँ मेरा हो जाएगा, हाँ मेरा हो जाएगा। तो बोलते मेरा हो गया। और जब मैंने विदेश यात्रा का ट्रिप क्वालिफाई किया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। साईं प्लाजा में मैंने लड्डू भी बंटवाए थे अपनी तरफ से, और बहुत ज्यादा खुश थी। मैं अपनी पूरी फैमिली में बताई। और जब मैं विदेश यात्रा में गई अपनी टीम के साथ में, जब फ्लाइट में मैं पहली बार चढ़ी तो मुझे एक सपना जैसा फील हो रहा था कि कहीं लगता मैं कोई सपना यहाँ पे देख रही हूँ। तो जब फ्लाइट में पहुंची मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं। मतलब फ्लाइट कितना बड़ा था, मैं इसकी सीटें गिन रही थी कि कितना बड़ा ये होता है, इसमें टॉयलेट कहाँ पे है, यहाँ पे हीरो हीरोइन भी आते होंगे कहाँ बैठते होंगे, इसमें मैंने सुना था एयर होस्टेस वो कहाँ है। तो जब मैं बैठी उसमें बताने जाने लगा कि इंग्लिश में बोल रही थी एयर होस्टेस कि आप बैठिए, सीट बेल्ट बांध के बैठिए। तो मतलब मेरे दिमाग की काम नहीं कर रहा, मेरे बोली नहीं निकल, मैं सपना देख रही हूँ कि हकीकत है मैं सच में हूँ क्या, मैं वही डरी सहमी लड़की हूँ कि जिसको बोलना तक नहीं आता था। पहली बार मैं मीटिंग में गई थी तो मेरा नाम अगर बुलाया गया था तो मैं अपना नाम भूल गई थी। मुझे यकीन नहीं था कि मैंने कैसे यहाँ तक का सफर किया, मुझे खुद यकीन नहीं था। तो जब मैं थाईलैंड बैंकॉक घूम के आई मुझे लगा कि सपनों की जिंदगी है ये। जो मेरे अपलाइन मुझे बराबर मैगजीन में दिखाते थे कि लीजिए सुरेखा भार्गव है, या अच्छी दत्ता है, फला है, तो मैं अपने मन में हमेशा ये सोचती थी कि ये मुझे ऐसे सपना दिखा रहा है, मैं कहाँ जाने वाली हूँ, मेरे पास तो पैसा भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती है। लेकिन जब मैं उस जगह तक पहुंची तो मुझे यकीन हुआ नहीं, धीरे धीरे करके अगर हम दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं तो 100% सफलता हमको जरूर एक दिन मिलती। सफलता एक दिन नहीं मिलती, लेकिन एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। मैं वहां से विदेश टूर करके आई। जब मैंने अपना फेसबुक पे हर जगह व्हाट्सएप पे मैं अपना फोटो डालने लगी तो लोग, मेरे एरिया के लोग कहने लगे अरे ये अचानक से कैसे घूंघट में रहने वाली, साड़ी में रहने वाली, ये कैसे अचानक जींस में आ गई। तो जो लेडीज घर में रहती थी, जब मेरी फोटो गई तो लोग फोन करने लगी कहाँ गई थी, अरे मुझे भी ऐसे बनना है, मुझे भी आपकी तरफ घूमने चलना है। तो जब मैं उनको प्लान बताती कि आप भी ऐसे करिए तो कहते थे अरे आप कर लेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैं उनसे पूछती थी अरे 2 हाथ आपके भी हैं, 2 हाथ मेरे भी, 2 आंखें हैं, 2 पैर हैं। कहते थे आप कर लेंगे, हम नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं एक टीस उनको थी, उनके मन में ये थी कि मतलब ये कर लेंगे, मैं नहीं करूंगी। तो हम सबके तक अपना प्लान रखते हैं, मायने ये रखता किसको समझ में आता किसको नहीं। और मैं उन सारी लेडीजों के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। मेरा एक ही विजन बन गया था कि कम से कम मैं उन लेडीजों की मदद कर सकूं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। और बचपन से ही मैं हेल्पिंग नेचर की रही हूँ, और मेरे मन में ये था कि मैं कोई समाज सेवा का काम करूं, मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं लोगों की आर्थिक रूप से मदद कर सकूं। तो दोस्तों मोदी केयर ही एक मात्र ऐसी कंपनी है कि जहां पे आप स्ट्रगल करते हुए, मैं ये नहीं कहूंगी स्ट्रगल नहीं करना है, चैलेंज लीजिए अपने आप से। मैंने अपने आप से चैलेंज लिया है। और चैलेंज हमारे दिमाग में कब आता है कि जब कोई हमको रिजेक्ट करता है। मुझे एक नहीं सैकड़ों रिजेक्शन मिले हैं, ऐसी बात नहीं कि आज मैं यहाँ पे इतनी आसानी से पहुंच रही ना।
कोई भी ट्रिप आता है, कोई भी लेवल अचीव करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और शायद मैं यही सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में सुख आएगा ही नहीं। मैंने अपने आप से चैलेंज किया, मुझे लाइफ में कुछ करना, कुछ आगे बढ़ना है। और जब मुझे मोदी केयर मिला तो मैं धीरे धीरे करती रही। और बचपन में एक चीज मैं ये देखती थी कि जब भी मुझे बहुत टॉप पे जाना था, मुझे हाथ देखने का, दिखाने का बहुत शौक था। जब भी कोई पंडित जी आते थे, मैं हाथ दिखाती थी, पंडित जी देखिए मेरी नसीब में क्या लिखा है मेरे, क्योंकि मेरे हाथ में कोई रेखा ही नहीं थी। मेरा जो हाथ था ना, ये पूरा खाली था एकदम। तो क्योंकि मुझे पता था जिसके हाथ में कोई रेखा नहीं, ना तो उसके पास पैसा होगा, ना सक्सेस होगा, कुछ भी नहीं होगा उसके पास में। तो हमेशा पंडित जी लोग भी बोलते थे कि हमेशा आप विदेश घूमेंगे, आप दूर दूर घूमेंगे, आप रहेंगे नहीं घर में। तो मुझे लगता था झूठ बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, मैं घर में घूंघट में रहने वाली, कहाँ मैं निकलूंगी। तो हम जब पंडित लोग बोलते थे, मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं सच में कर पाऊंगी। तो लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें अब याद आती, क्योंकि अब मेरे हाथों में हल्का हल्का रेखा आना शुरू हो गया है। शायद कहीं कहीं पैसे का रेखा होगा या विदेश यात्रा का रेखा होगा, क्योंकि मोदी के रेखा बनाने का भी काम करता है। अगर किसी के हाथ में रेखा नहीं रहती है, अगर आप दिन प्रतिदिन काम लगातार कर रहे हैं, तो किस्मत को भी आपके आगे झुकना पड़ता है दोस्तों। तो मेरी स्टोरी अब एक दिन में तो खत्म होने वाली नहीं है। और क्या बताऊं मैं अपने बारे में, कि रितेश सर, महेश सर से ज्यादा कौन जानेगा मेरे बारे में, जिसने मुझे करीब से देखा, कड़ी धूप में दोस्तों। आज कोई भी लेडीज अगर निकलती है, कहती है मैं सुंदर हूँ, मेरा गोरा रंग काला हो जाएगा, तो आप इसमें मत जाइए कि मेरा गोरा रंग काला हो जाएगा। आप ये देखिए कि जो आपका शरीर से पसीना निकल रहा है, उस पसीने में जो आपका पसीना टपक रहा है, उससे कितना पैसा आप बना सकते हैं। जो आपका पसीना टपक रहा है ना दोस्तों, उस पसीने में कितने लोगों की, इस पसीने से आपकी जिंदगी आप बदल रहे हैं, उस पसीने से। और जब मैं मोदी केयर में आई तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आया, मैं इसको कैसे बिल्ड करूं। तो जब मैं धीरे धीरे आई तो मैंने 2 से 3 घंटे देना शुरू किया मोदी केयर में। मैं एक बैग में यहाँ पे सामान रखती थी और एक पॉलिथीन में सामान रखती थी। मैं लगभग 20 किलो वजन लेके मैं चलती थी, मेरे कंधे में ऐसे हो जाता था, निशान पड़ जाते थे ऐसे। तो मैं निकलती थी, मैं 2 से 3 घंटे शुरू की, मैं घर घर पे जाके लोगों को बताना शुरू की, क्योंकि मैं कलकत्ता रहती थी। जब मैं यहाँ पे, मैं किसी को जानती नहीं थी, और जो मेरे मोहल्ले में लेडीजें रहती थी, मैं उनको बताती थी मेरा परिचय करा दीजिए, मेरा परिचय करा दीजिए। मैं किसी को जानती नहीं, जो अच्छी अच्छी लेडीज हैं, जो यूज करती, जो निकलती नहीं है, तो वो लोग मेरा परिचय करवाती थी। मैं लोगों के घर में जाना शुरू कर दी, लोगों से ऑर्डर निकलना शुरू कर दी। यहाँ तक कि दोस्तपुर में मैं जब मैं किसी के घर जाती थी, तो वो लोग भी मुझे गलत निगाहों से देखते थे कि कौन सी लेडीज आ गई। तो वो लोग भी मेरे पीछे जासूस छोड़ते थे, ये लेडीज कहाँ की है, इसका पता लगाओ कि क्या करने आती है ये। तो मेरे यहाँ के बहुत जाने माने पत्रकार हैं, वो भी मेरे पीछे जासूस छोड़े थे कि ये मैडम कहाँ की है, कौन है। तो जब वो जासूस छोड़े तो उन्हें पता चला कि मैं इनके घर की हूँ। और इसके बाद उन्होंने डायरेक्टली मुझसे संपर्क किया, मैम आप किस लिए आती है मेरे घर में मुझे। तो मैंने बताया किस लिए मैं आती हूँ। तो वो खुद बताएं कि मैम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी जी, मैं आपके पीछे जासूस छोड़ा था। खुद वो बताते थे कि मैंने आपके पीछे जासूस छोड़ा था, और आपको देखने के लिए आप कौन है, कहाँ से क्यों मेरे घर में आती हैं। और आज वही शख्स, मेरे बिना उनके घर में काम नहीं चलता, उनके घर के लोगों को मैंने ज्वाइन कराया है, सामान भी यूज करते हैं, और खुद तारीफ करते नहीं सकते हैं दोस्तों। तो अपनी एक अलग पहचान बनाइए अपने, अगर आप सही रहेंगे तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। और दोस्तों आपको बताना चाहती हूँ, मेरे घर में आज भी मेरा जो कस्बा है, मेरे फैमिली में किसी को नहीं पसंद है कि मैं सूट और जींस में मैं काम करूं, क्योंकि साड़ी में ही मैं काम करती, इतने घूंघट में आज भी मैं रहती हूँ। और इसके बाद मैं घर की दहलीज में पार नहीं करती हूँ सूट मैक्सी पहन के। आज भी मैं साड़ी में ही रह के काम करती हूँ। और मेरा व्यवहार इतना सही है कि बहुत सारे लोग मुझसे ज्वाइंट हुए, बहुत सारे लोग सामान लिए, और चाहे कोई मुझे अवॉइड करे, चाहे मुझे कोई इग्नोर करे, मेरा व्यवहार सबसे बहुत अच्छा है दोस्तों। मैं अपना व्यवहार सबसे रखती हूँ। जिस गली से आज मैं गुजरती हूँ, तो जो लोग मुझे पहले कहते थे, ओ मोदी केयर वाली आंटी जा रही है, अरे ब्यूटी पार्लर ने, अरे मोदी केयर वाली आंटी जा रही है, अरे देखो मोदी केयर वाली जा रही है, आज वही लोग मुझे प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, नमस्ते भाभी जी, नमस्ते भाभी जी, और कैसा चल रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत आगे जाएंगे, वो लोग खुद मुझे आशीर्वाद देते हैं। अब मेरे एरिया में आज मेरी एक अलग पहचान बन गई है। आज लोग मुझे मोदी केयर के नाम से मतलब जानते हैं, और बहुत मान सम्मान देते हैं, और खुद कहते हैं कि जो आप कर दिए कोई नहीं कर पाएगा। और दोस्तों आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जो विदेश यात्रा किया है, मेरे इलाके की, मेरे पूरे खानदान की कोई भी लेडीज आज तक विदेश यात्रा नहीं की है। मैं अपने इलाके, अपने खानदान की वो पहली लेडीज, वो अपने मायके, अपने ससुराल के, अपने इलाके की, जो मैं विदेश यात्रा करके आई हूँ। अब मैंने साबित कर दिया है कि नहीं, मोदी केयर से सब कुछ मिल सकता है। तो दोस्तों मैं बहुत ही सिंपल लड़की हूँ, सिंपल ही लेडीज हूँ, और मैंने कोई अलग रास्ता नहीं अपना जैसा सब करते हैं। मैंने सिर्फ एक चीज किया, ज्यादा कुछ नहीं किया है। मैंने दुकान बदली है, मैंने सिर्फ प्रोडक्टों को यूज किया, जो मुझे अच्छा लगा मैंने दूसरों को शेयर किया। और दोस्तों आपसे यही कहना चाहूंगी, हमें क्या नहीं करना है, मैंने यहाँ
अपनी स्टोरी मैं यहाँ पे खत्म कर रही हूँ। बहुत सारे स्ट्रगल मेरी लाइफ में है, कभी मुझसे कोई पर्सनल मिलेगा शायद उसको बताऊंगी, तो एक दिन में सब कुछ नहीं कहा जा सकता है। यहाँ तक कि मेरी स्टोरी रही है और बहुत सारे स्ट्रगल आए लाइफ में, मैंने उन सबको फेस किया। और दोस्तों यही कहना चाहती हूँ कि चैलेंज अपनी लाइफ में लीजिए। जब तक आप चैलेंज नहीं लेंगे दोस्तों आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं घर परिवार छोड़ के मैं मोदी केयर कर सबको मैं बाहर फेंक दी हूँ। और मुझे इस काम की तलाश भी थी कि मैं घर पे रहूं कुछ अलग करूं, तो ये मोदी केयर मुझे देता है। और सबसे अच्छी चीज मोदी केयर में यही लगता है कि सबसे अच्छा मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, घूमने फिरने का मौका, ये सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म में मिल रही हैं। और लगने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है, खोने को यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहीं पे मैं अपनी स्टोरी को समाप्त करती हूँ। और इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ इस बिजनेस में कि हमारे जो है हमें क्या नहीं करना चाहिए सिस्टम में। दोस्तों मैं बहुत ज्यादा समझदार भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, और बहुत ज्यादा मुझे कुछ आता भी नहीं है। बस आप ही लोग से सीखती हूँ, जो मैं सीखती हूँ वही मैं लोगों को सिखाती हूँ। मैं अपने आई से अपने सीखती हूँ, मैं दूसरों से सीखती हूँ, वीडियो से सीखती हूँ, इसी तरीके से फील्ड से सीखती हूँ मैं। हम लोग पूरी तरीके से परफेक्ट होके नहीं निकलते हैं। बचपन से अगर हम लोग आए हैं तो हम लोग पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं निकलते हैं। अगर हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें किसी भी किताब में ये नहीं सिखाया जाता पैसे कैसे कमाए जाएं। हमें से शिक्षा दिखाई जाती कि बाबर का जन्म कब हुआ, हुमायूं का जन्म कब हुआ, रानी लक्ष्मीबाई किस सन में पैदा हुई, कब उन्होंने लड़ाई लड़ी, हमें ये सिखाया जाता है। लेकिन जो मेन मकसद है पैसा और लाइफ स्टाइल को चेंज करना, वो हमें कहीं नहीं बताया जाता। वो सिर्फ सिर्फ और ओनली फॉर नेटवर्क मार्केटिंग में बताया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा माध्यम है जहां से अपने हम सारे सपने पूरे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे हम 5 पॉइंट बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। और सबसे पहला पॉइंट हमारे यहाँ पे है कि हमें इस बिजनेस में कभी घमंड नहीं करना है। घमंड का मतलब एटीट्यूड, कि अरे मैं तो अब डायरेक्टर बन गई, मैं सीनियर डायरेक्टर बन गई, मैं यूट्यूब हो गई, मैं तो एक अच्छी लीडर हूँ, मैं तो बहुत बड़ी लीडर हूँ, मैं किसी का फोन क्यों उठाऊं, मैं मीटिंग करने क्यों जाऊं। मुझे कभी एटीट्यूड नहीं लाना, हमें एक सरल सादगी से अपने अपने व्यवहार को रखना है। अगर आपका व्यवहार अच्छा रहेगा दोस्तों तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा जाएगा। अपने आप को कभी एटीट्यूड में नहीं लाना है कि मैं बहुत बड़ी लीडर बन गई हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं धरती, सबसे पहले एक इंसान है, एक इंसान है, इसके बाद हम और कुछ बनते हैं। जिस कहते हैं ना कि जिस पेड़ में फल होता है झुकता वही है। तो हमें सबसे हमेशा हमेशा ये नहीं कि वो हम मतलब वो हमसे वो है कि वो हमसे नमस्ते करे, वो हमसे गुड मॉर्निंग करे, मैं क्यों करूं। हमें अपने अंदर एटीट्यूड नहीं लाना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें सबसे गुड मॉर्निंग बोलना, नमस्ते करना, प्रणाम करना है और रिस्पेक्ट देना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम इसको क्यों दे रहे हैं, हम छोटे हो जाएंगे। हमें अपने आप को एक एक सरल स्वभाव इंसान बनाना है, एक परफेक्ट बनाना है, सादगी भरा, कि अगर कोई भी आपको देखे ना दोस्तों ये कहे कि बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा है, और हमारा जो इम्प्रेशन है उसके सामने पड़ता है, लोग आपको पसंद करने लगेंगे। दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि हमें ये नहीं करना कि कोई बात होने पे हमें डाउनलाइन या अपलाइन पे गुस्सा होना है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे अगर कोई हमारी डाउनलाइन है, हमारे अपलाइन अगर हमें कुछ बोल दिए, गुस्से में भी कुछ बोल दिए, या हमारे डाउनलाइन से कुछ भी हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने डाउनलाइन से गुस्सा हो जाते हैं और अपने अपलाइन से भी गुस्सा हो जाते हैं। तो हमें दोस्तों गुस्सा नहीं होना है, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होना है। हमें अपने गुस्से पे पेशेंस रखना है, कंट्रोल करना है अपने आप पे। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मैंने सीखा है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर गुस्सा हम करते तो हम अपना ही नुकसान करते हैं। ना तो डाउनलाइन का कोई नुकसान होगा, ना कोई अपलाइन का नुकसान, सिर्फ हमारा नुकसान होगा इससे। हमें गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा की बात आती है तो हमें कहीं भी गुस्सा नहीं करनी है, किसी भी फील्ड में, क्योंकि गुस्सा जो है ना, गुस्से में बहुत कुछ खो देते हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, तो बहुत ज्यादा अपना नुकसान करते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, हमें कभी भी अपने डाउनलाइन की इंसल्ट नहीं करनी है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि मीटिंग में अगर हम मीटिंग कराने जाते हैं, अगर हमारा डाउनलाइन कभी कभी गलती से डेमो गलत कर दिया और कभी कभी प्रेजेंटेशन में गलती कर दी उसने, तो हमने वही सबके सामने टोक देते हैं कि अरे आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप कुर्सी पे क्यों बैठे हैं, आप नीचे बैठिए। तो कहीं ना कहीं हमारे डाउनलाइन की इंसल्ट होती है वो, तो हमें अपने डाउनलाइन को भी बराबर रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इस तरीके से हमें काम करना चाहिए डाउनलाइन के साथ में, कि हमें दोस्ती का रिश्ता कायम करना है, कि डाउनलाइन को ये ना लगे कि मेरे अपलाइन है, उसके मन में डर नहीं होना चाहिए कि मेरे जो है अपलाइन है तो मैं उनसे डर डर के बात करूं। एक दोस्ती का रिश्ता कायम करिए। और दोस्तों जिस दिन दोस्ती का रिश्ता आपने कायम कर दिया ना, उस दिन आपकी डाउनलाइन आपकी फ्रेंड बन जाएंगी। वो आपको इतना अच्छा लगेगा कि क्या बताएं, बार बार आपको जो है रिस्पेक्ट देगी और लगेगी कि नहीं मैं किसी सरल व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ, मेरी अपलाइन बहुत अच्छी है, डर नहीं रहेगा। तो हमें हमेशा अपने डाउनलाइन की भी तारीफ करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चाहे वो मीटिंग कराए, अगर वो मीटिंग करा रहा है तो मुझे बाद में उसकी तारीफ करनी चाहिए, बहुत अच्छा आपने किया, बहुत जबरदस्त आपने किया, हमें उसका हौसला बढ़ाना है, हमें उसकी इंसल्ट नहीं करनी है।
हमें ये करना है। और हमारा जो अगला पॉइंट है, हमें किसी को प्रेशर नहीं करना है कि आप करिए इस तरीके से, बार बार प्रेशर नहीं करना है कि आप काम करिए। अगर हम किसी को प्लान बताने जाते हैं तो हमें जरूरी नहीं कि हर जगह से हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही आए, क्योंकि हमें जरूरी नहीं कि 10 15 20 लोगों को मैंने प्लान बताया तो सारे लोग ज्वाइंट ही हो जाएं। दोस्तों एक बात ये सच है कि अगर सारे लोगों को मैंने प्लान बताया, सारे लोग अगर ज्वाइंट हो गए तो मिठाई की दुकान कौन खोलेगा, नाली साफ कौन करेगा, रोड साफ कौन करेगा, कपड़े की दुकान कौन खोलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो उसमें से 20-30 लोगों को अगर हम प्लान बताते हैं, उसमें एक रेशियो करता है तो उसमें 4 से 5 लोग ही बहुत अच्छे लोग आपको मिलेंगे, बाकी तो और सारे लोगों को आप यूजर बना सकते हैं। तो हमें जैसे कोई नहीं कह रहा कि मुझे नहीं करना है, तो हमें प्रेशर नहीं बनाना है। अगर कोई कह रहा है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों, या आपको ये लेबल लेना है, प्रेश करना है कि आप ये चीज डेफिनेटली करिए, बिकॉज हमको यहाँ पे हमको बहुत पेशेंस की जरूरत है कि हमें प्रेशर नहीं करना है। क्योंकि अगर हमने किसी को प्रेशर कर दिया तो जो इंसान करने वाला रहेगा वो भी नहीं करेगा, वो भी कहेगा कि मैडम बहुत प्रेशर बनाती है, आपसे कन्नी काटने लगेगा, वो आपका फोन नहीं उठाएगा, आपको इग्नोर करने लगेगा। तो हमें किसी पे प्रेशर नहीं करना, अपना व्यवहार, जी भाभी जी, जी मैम, हमको एक सरलतम तरीके से उसको पेश आना। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे दे रही हूँ, ये कहीं कहीं किसी से हमें मिला नहीं है, मेरा खुद का है जो मैं फील करती हूँ उस चीज को। और इसके बाद जो हमारा पॉइंट है कि हमें मतलब हमें क्या करना है इस बिजनेस में। तो हमें ये इस बिजनेस में ये करना है कि हमें हमेशा झुक कर रहना पड़ेगा दोस्तों, हमें हमेशा झुक के रहना चाहिए। और जैसे कि कहते हैं कि हमें हमेशा सबसे झुक के रहना चाहिए, कभी हमें घमंड नहीं करना अपने ऊपर कि अरे हमें इतना सारा आता है नॉलेज, अरे इनको तो नहीं आता, हमें इतना सारा आता है इनको नहीं आता। तो हमेशा सादगी तरीके से काम करना है। अगला जो हमारा पॉइंट है, हमें अगर आप इस तरीके से रहेंगे तो आप सबकी नजरों में ऊंचे उठे रहेंगे। हमें इस तरीके से रहना है कि एक व्यवहार कायम करना है, हमें सबकी नजरों में हमको अच्छा बन के रहना है, कभी एटीट्यूड नहीं करना। इसके बाद हमें करना है कि हमें अपना व्यवहार इतना सरल तरीके से बनाना है कि जो भी कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने बैठ रहा है तो अपने आप को छोटा महसूस ना करे। बहुत सारे लोग डरते हैं कि हम कैसे छोटा, मतलब हम कैसे जीबीटी सर के सामने बैठे, कैसे हम मैडम के सामने बैठे, तो अपने आप को छोटा हम महसूस ना करें। इस तरीके से लोग महसूस करते हैं। इसके बाद है कि हमें अगर कहीं भी, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में या कहीं भी अगर हमें कोई कुछ भी बोल रहा था, हमें सबसे ज्यादा करना है कि हमें चुप रहना है। अगर आप चुप रहेंगे तो आप हर जगह सफल हो जाएंगे। अगर आप तू मैं करेंगे, लड़ाई करेंगे, हस्बैंड से भी, फैमिली वालों से भी करेंगे, तो आप का काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। तो हमें हमेशा चुप रहना है, और जब दोस्तों आप चुप रहेंगे तो आपका काम बन जाएगा। जैसे कि मैं देखिए चुप थी और मैंने अपने हस्बैंड को कोई जवाब नहीं दिया, फैमिली वालों को कोई जवाब नहीं दिया, और आज मेरे फैमिली वाले मुझसे गर्व करते हैं कि मेरी परिवार की एक ऐसी बहू है कि जो कुछ करने की ताकत है और मेहनत ईमानदारी से काम कर रही है। तो वो खुद तारीफ करते हैं मेरी, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहती। इसके बाद हमें रखना है कि हमें अपने आप को पेशेंस से काम करना है। ये बिजनेस पेशेंस का बिजनेस है। रातों रात कोई स्टार नहीं बनता है, रातों रात कोई अमीर नहीं बनता है। और ज्यादातर ले लीजिए, शाहरुख खान देख लीजिए, अमिताभ बच्चन देख लीजिए, ये सब कितना पेशेंस रखते हैं। और ज्यादा दूर मत जाइए। मैं तो ये कहती हूँ दोस्तों, लास्ट लिस्ट यही बोलना चाहती हूँ कि जो एग्जाम्पल अपने बच्चों को हम देते हैं कि देखिए विराट कोहली आपको बनना है, आपको शाहरुख खान बनना है, आपको कटरीना कैफ बनना है, आपको सानिया मिर्जा बनना है। तो दोस्तों ये कहना चाहती हूँ कि जो एग्जाम्पल हम सुपरस्टार का देते हैं, क्रिकेटर्स का देते हैं, वो एग्जाम्पल अगर अपने हम लीडर्स का दें तो कितनी खुशी की बात। अगर अपने बच्चों को ये बताएं कि आपको रितेश शुक्ला सर जैसा बनना है, आपको ओपी उत्तम सर जैसा बनना है, आपको प्रदीप भार्गव सर जैसा बनना है, आपको जो है सुरेखा भार्गव मैम जैसा बनना, आपको अच्छी दत्ता सर मैम जैसे बनना है। अगर ये एग्जाम्पल जिस दिन अपने बच्चों को अपनी फैमिली में हम देने लगेंगे दोस्तों, उस दिन हमारा बिजनेस दोगुना तिगुना बढ़ेगा। हमारे बच्चों की नजर में एक लीडर की छवि बन जाएगी। खुद का जो पर्सन, हमें उसका एग्जाम्पल देना है। मैंने अपने बच्चों को ये देना शुरू कर दिया है कि दूसरों का मत देखो, खुद में जो नेटवर्क मार्केटिंग जो मोदी केयर में सफल है उसका एग्जाम्पल आप देंगे तो कहीं ना कहीं आप और आपके बच्चे बहुत अच्छा आगे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। और एक लास्ट एक शायरी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। मैं नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच सर। आप लोगों ने, रितेश सर और विकास सर, आप लोगों ने मुझे जूम पे आने का मौका दिया। थैंक यू सभी अपलाइन, सभी डाउनलाइन, थैंक यू समीर मोदी जी,
कि मुझे इस लायक समझा, मुझे रास्ते से उठा करके आपने मुझे शिखर तक पहुंचाया। सर मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ, उसके बाद में कुछ और हूँ। मैं बहुत कुछ सीखना है और सपना यही है कि खुद मैं जहाँ पे हूँ कुछ नहीं हूँ, अपने नीचे वाले लोगों को, मैं मेरे साथ जो काम करते हैं, मेरी डाउन लाइन जो है, मेरे साथ जो कदम से कदम मिला रहे हैं, उनको आगे बढ़ाना, ये मेरी जिंदगी का एक सपना बन गया है। और दोस्तों जो लोग गरीब परिवार से हैं, मैं उनकी पैसे से मदद कर सकूं। मैं थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओवर टू विकास सर। थैंक यू मैम। और बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है आपकी। आपका पैशन, आपका जुनून, आपका ये जो जज्बा है, ये देखते बनता है। मैं आपसे मिला हूँ, मैं आपसे जो है एक दो बार थैंक यू सर। मिला, मैं इतना ज्यादा इंस्पायर होता हूँ आपसे। और मैं जरूर चाहता हूँ कि सारी लेडीजें, मैं जरूर चाहता हूँ, क्योंकि लेडीजों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि जितना पेन, जितना ताकत इनके अंदर होती है, वो किसी मर्द के अंदर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन बस एक बात है कि बहुत सारी लेडीजों को खुद पे बिलीव ही नहीं होता है। और समाज का जो एक ये है कि देखने का नजरिया है, वो कहीं लेडीजों को एक दबा के रखने वाला जो है वो है समाज। मोदी केयर आपको उड़ान देता है, मोदी केयर। और कहते हैं कि हाँ 60-65% लेडीजें हैं और कर रही हैं और सफल है। मोदी केयर वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करता है। और आप एक उसकी बहुत बेमिसाल जो है एक एग्जाम्पल है। आपकी स्टोरी सुन करके आज बहुत सारे लोग रोए भी होंगे, बहुत सारे लोग को इंस्पिरेशन भी मिला होगा। मैम बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा रहा। बहुत और बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद मैम, सर धन्यवाद। आप ही सबको देख के हम भी आगे बढ़ते हैं। नहीं मैम, बहुत आगे बढ़िए। और इसी तरीके से हमारा परिवार जो है हंसता खेलता और चैलेंज को स्वीकारता हम लोग आगे बढ़े। बहुत बहुत बेहतरीन मैम, बहुत अच्छा लगा आपका। और थैंक यू चलिए सर देर न दिल से। करते हुए, बिल्कुल मैम, और देर न करते हुए मैं जरूर जानना चाहूंगा आज कुछ जो है कुछ लोगों के व्यूज आपके बारे में और क्या उनको अच्छा लगा। मैं जरूर चाहूंगा अपने हैंड रेज करें, और जो भी लोग बताना चाहें अपने हैंड रेज कर सकते हैं, और आज में पूछ लेंगे। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सारे लोग बिना कहे ही जो है हैंड रेज करने लगते हैं। मोनिका प्रजापति जी हमारे साथ हैं। मैम अपने आपको आप अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। मैम गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। और मैम की स्टोरी तो वाकई में मतलब एकदम दिल को हिला दिया, कि मतलब झकझोर के रख दिया, कि मतलब वाकई में एक लेडीज कितना मतलब स्ट्रगल कर सकती है। मतलब करना पड़ता है, वो चाहे मायके में हो चाहे ससुराल में हो, सब जगह लेडीजों को झेलना ही पड़ता है। और मैम ने उसको झेल के कैसे आगे बढ़ा, वाकई में बहुत अच्छा लगा हमको। तो थैंक यू सर। तो मैम बिल्कुल सही कहा आपने। और ये लेडीजें भी झेल भी सकती हैं। तो चलिए मैम, अनमोल जी हमारे साथ है। मैम अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। सर बहुत ही अच्छा लगा राधा मैम की स्टोरी सुन के। वैसे तो बहुत टाइम से इनको देख रहे हैं, जब से मीटिंग ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम भी, तब से ही इनको ही देख रही हूँ। और राधा जी हैं, पूनम मैम है, कुसुम मैम है, इन लोगों को देख के ऐसा लगता है कि वाकई लेडीज जब इतना अच्छा कर सकती है, देन हम लोग को भी मिल जाता है कि हौसला कि हमें भी यहाँ करना चाहिए। और सर एक चीज और मैं जरूर कहूंगी कि एक गुड मोरल कैरेक्टर स्टोरी जब आपकी बन जाती है, तो एक वो मिसाल बन जाती है। आप जब अगला आप आगे जाने लगते हैं, अगला आपको रोक नहीं पाता, अपनी ताकत से, अपनी बातों से, तो आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाता है। तो वो कैरेक्टर अगर आपका अच्छा बना हुआ है, आप अपने खुद से अच्छे हैं यहाँ पर एक्चुअल में, देन फिर कोई आपको हरा नहीं सकता है। बहुत सारे लोग कोशिश जरूर करते हैं, बट वो हरा नहीं सकते, आपकी फैमिली अगर आप पे बिलीव कर रही है तो। और एक बहुत ही मैं तो थैंक यू करूंगी अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने बहुत बिलीव किया है मेरे ऊपर, उन्होंने इतना अच्छा मौका मुझे दिया है फील्ड में काम करने का। तो बहुत ही ज्यादा मैम की स्टोरी सुन के बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि वाकई करना चाहिए। और ये जो स्टेप इन्होंने बताया स्ट्रगलिंग का, ये ऐसा मुझे आज लग रहा है कि ऐसा नहीं, ये सब मेरी लाइफ में आ रहा है, ये सबकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। सबकी लाइफ में होता है। बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो है सबके लाइफ में होना है, क्योंकि रास्ता ही यहीं से होकर के जाता है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और आप भी जो है कभी एक बहुत ही अच्छा जो है आप बिजनेस करेंगी और एक अच्छा लेवल होगा आपका। मुक्ता ठाकुर जी हमारे साथ है। मैम अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।
सर वाकई आराधना मैम की स्टोरी तो वाकई बहुत ही मार्मिक रही। मुझे तो एकदम ये लग रहा था जैसे उनकी स्टोरी ना होके सेम मेरी स्टोरी है। मैं तो कहीं ना कहीं यही फील कर रही थी कि वो ना बता के मैं बता रही हूँ।